एक बार की बात है, प्राचीन जापान की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सेंसेई कोजी नाम के एक बुद्धिमान और श्रद्धेय ज़ेन गुरु रहते थे। सेंसेई कोजी अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी अंतर्दृष्टि और उनसे मार्गदर्शन चाहने वालों के विचारों और भावनाओं को समझने की उनकी क्षमता के लिए दूर-दूर तक जाने जाते थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ग्रामीण और यात्री अक्सर उनसे सलाह लेने के लिए संपर्क करते थे और एक मन पाठक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पूरे देश में फैल गई थी। एक दिन तारो नाम के एक युवा और शक्की व्यक्ति ने सेंसेई कोजी की क्षमताओं का परीक्षण करने का फैसला किया। टैरो ने बुद्धिमान गुरु के कौशल की कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे इस बात पर पूरा विश्वास नहीं था कि कोई सचमुच किसी अन्य व्यक्ति के दिमाग को पढ़ सकता है। वह सेंसेई कोजी को एक धोखेबाज के रूप में बेनकाब करने के लिए कृतसंकल्प था। टैरो ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक व्यक्तिगत मुद्दे पर मार्गदर्शन लेने का बहाना करते हुए सेंसेई कोजी से मिलने का फैसला किया, लेकिन वास्तव में वह अपने सच्चे विचारों और भावनाओं को छिपाकर रखेंगे। ज़ेन गुरु की गहरी धारणा से अपनी सच्ची भावनाओं को बचाने के लिए वह रूपक और शाब्दिक दोनों तरह से एक मुखौटा पहनता था। तारो सेंसेई कोजी के विनम्र निवास, एक हरे भरे बगीचे से घिरी एक शांत कुटिया के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सेंसेई कोजी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साधारण लेकिन शांतिपूर्ण टाटामी मैट वाले कमरे में बैठने के लिए आमंत्रित किया। टैरो ने उस संघर्ष के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी साझा करना शुरू कर दिया जिसका वह सामना कर रहा था, जबकि वह पूरे समय उदासीनता का मुखौटा पहने हुए था। वह अपने सच्चे विचारों और भावनाओं को प्रकट न करने के लिए कृतसंकल्प था। जैसे ही वह बोल रहा था, सेंसेई कोजी ध्यान से सुन रहे थे। उनकी नजरें तारो पर टिकी थी। तारो द्वारा अपनी विस्तृत कहानी समाप्त करने के बाद सेंसेई कोजी ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, मुझे आपकी चिंता का एहसास है तारो, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपको कुछ चाय दे सकता हूँ? चाय के अनुरोध से तारो अचंभित रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि सेंसेई कोजी तुरंत उनके विचारों और भावनाओं पर गौर करेंगे, लेकिन चाय के लिए मास्टर का अनुरोध उनकी यात्रा के उद्देश्य से असंबंधित लग रहा था। तारो चाय के लिए सहमत हो गया और सेंसेई कोजी इसे तैयार करने लगा। जैसे ही उसने सेंसेई कोजी को ध्यान से चाय बनाते देखा, तारो का संदेह गहरा गया। उसने सोचा, चाय बनाने से सेंसेई कोजी को मेरे दिमाग को पढ़ने में कैसे मदद मिल सकती है। एक बार चाय तैयार हो गई, सेंसेई कोजी ने तारो के लिए एक कप डाला और उसे दे दिया। तारो ने देखा कि कप लगभग पूरा भर गया था और उसे इसके छलकने की चिंता हुई। उनके मन में शिष्टाचार और संतुलन को लेकर चिंताएं दौड़ने लगी। जैसे ही तारो ने गर्म चाय का एक घूंट लिया, उसे अपने हाथों में कप की गर्माहट और मुंह में चाय का सुखदायक स्वाद महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह क्षण भर के लिए अपनी मनगढ़ंत कहानी और उस मुखौटे को भूल गया है, जो उसने अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने के लिए पहना था। सेंसेई कोजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तारो, जब तुम आज यहाँ आए, तो तुमने अपने विचारों और भावनाओं को मुझसे बचाने के लिए एक मुखौटा पहना था। लेकिन चाय तैयार करने और साझा करने के इस सरल कार्य में मैंने तुम्हें असली रूप में देखा। मैंने चाय गिरने के बारे में आपकी चिंताएं, शिष्टाचार के बारे में आपके विचार और चाय के स्वाद और गर्माहट के प्रति आपकी सराहना देखी। इन छोटे छोटे क्षणों में आपका सच्चा स्वरूप प्रकट हुआ। तारो स्तब्ध रह गया। वह सेंसेई कोजी की मन को पढ़ने की क्षमता का परीक्षण करने आए थे,
लेकिन इसके बजाय ज़ेन मास्टर ने उन्हें दिखाया था कि जब लोग अक्सर अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से खुद को प्रकट करते हैं तो मन को पढ़ना अनावश्यक है। उस पल में तारो को एहसास हुआ कि सेंसेई कोजी का सच्चा ज्ञान दिमाग को पढ़ने में नहीं बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ में निहित है। उन्होंने दूसरों के साथ बातचीत में उपस्थित और वास्तविक रहने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था। ज़ेन गुरु के प्रति नए सम्मान के साथ तारो ने सेंसेई कोजी को धन्यवाद दिया और चले गए। अब उनकी बुद्धिमत्ता की प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं था। और उस दिन के बाद से टैरो ने दूसरों की क्षमताओं का परीक्षण या चुनौती देने की नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रदान की गई बुद्धिमत्ता को अपनाने की कोशिश की। इस ज़ेन कहानी में संदेश स्पष्ट है। हम अक्सर अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं और सच्ची समझ दूसरों के साथ हमारी बातचीत में पूरी तरह से मौजूद और वास्तविक होने से आती है। सेंसेई कोजी का ज्ञान मन पढ़ने के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है, मानव स्वभाव के सार और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में प्रामाणिकता के महत्व को छूता है। प्राचीन चीन के एक शांत गांव में मास्टर ली नाम के एक प्रसिद्ध ताओवादी ऋषि रहते थे। वह अपने शब्दों के लिए नहीं बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ और दूसरों के अंतरतम विचारों को समझने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन चेंग नाम के एक अमीर व्यापारी ने मास्टर ली की क्षमताओं का परीक्षण करने का फैसला किया। चेंग ने ऋषि की बुद्धिमत्ता की कई कहानियां सुनी थी और वह देखना चाहता था कि क्या वह सचमुच मन को पढ़ सकता है। उसने ऋषि को मात देने के लिए एक योजना बनाई। चेंग ने मास्टर ली के साधारण निवास का दौरा करने और उपहार के रूप में एक सुंदर दुर्लभ फूलदान लाने का फैसला किया। फूलदान कला का एक उत्कृष्ट नमूना था और वह अपने धन और उदारता से ऋषि को प्रभावित करने की आशा रखता था। जब वह पहुंचे तो मास्टर ली ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और वे एक शांत बगीचे में एक साथ बैठे। चेंग ने ऋषि को फूलदान भेंट किया, जिन्होंने कृतज्ञतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि चेंग ने एक रहस्य छुपाया था। उसने फूलदान के अंदर एक छोटा मूल्यवान रत्न छिपा दिया था, यह सोचकर कि अगर मास्टर ली वास्तव में मन को पढ़ सकता है तो वह छिपे हुए खजाने पर टिप्पणी करेगा। थोड़ी देर के बाद मास्टर ली और चेंग धन की प्रकृति, भौतिक संपत्ति की नश्वरता और आंतरिक शांति के महत्व के बारे में गहरी और सार्थक बातचीत में लगे रहे। अवसर के बावजूद मास्टर ली ने कभी भी छिपे हुए रत्न का उल्लेख नहीं किया। चेंग कुछ निराश होकर चला गया। उन्हें उम्मीद थी कि मास्टर ली छिपे हुए खजाने को पहचानकर अपनी उल्लेखनीय क्षमता प्रकट करेंगे। वह ऋषि की बुद्धि पर संदेह करते हुए घर लौट आया। दिन बीतते गए और चेंग ने खुद को फूलदान और छिपे हुए रत्न से परेशान पाया। वह इस भावना को हिला नहीं सका कि उसने मास्टर ली का गलत तरीके से परीक्षण किया था, कि वह ऋषि के ज्ञान के वास्तविक सार से चूक गया था। आखिरकार चेंग मास्टर ली के पास लौट आया और उसने फूलदान में छिपाए गए रत्न का खुलासा करते हुए अपनी योजना कबूल कर ली। मास्टर ली ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं रत्न चेंग के बारे में जानता था, लेकिन मैंने इसका उल्लेख नहीं करने का फैसला किया। आप देखिए, मैं फूलदान की सुंदरता, हमारी बातचीत में साझा किए गए ज्ञान और आपकी दयालुता को महत्व देने में विश्वास करता हूँ। दिल रत्न एक अस्थायी खजाना है, लेकिन सच्चा धन इस बात में निहित है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। मास्टर ली की अंतर्दृष्टि से चेंग दंग रह गया। उसे एहसास हो गया था कि ऋषि की परीक्षा लेने का उसका प्रयास गलत था।
इस कहानी में सच्चा ज्ञान पारंपरिक अर्थों में दिमाग को पढ़ने के बारे में नहीं था, बल्कि मानवीय समझ की गहराई को पहचानने और भौतिक संपत्ति से अधिक आंतरिक गुणों और वास्तविक संबंधों को महत्व देने के महत्व के बारे में था। यह ज़ेन कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि वास्तविक ज्ञान अक्सर सतही से परे होता है और दूसरों के साथ सच्चा संबंध समझ, सहानुभूति और करुणा के गहरे स्तर पर बनाया जाता है।